अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रियल एनालिसिस जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं और चूँकि मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने कॉल की है और कहा है कि सर इसको जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें बहुत से मसाइल हैं, लाइक कभी लाइट जाती है, कभी मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है, कभी नेट के सिग्नल नहीं आते, कभी वॉइस क्लियर नहीं है और कभी कनेक्शन आ रहा है जा रहा है, बंदा आ रहा है जा रहा है। तो उसमें बहुत से ड्रॉबैक्स थे। हम लेक्चर में कंटिन्यूटी जो है हमारी वो नहीं थी। तो बहुत से बच्चों ने मुझे फ़ोन करके ये मशवरा दिया है कि सर काइंडली आप लेक्चर्स को थोड़ा सा जैसे क्लास में हम चलाते रहें उस तरह से कुछ मैनेज करें। तो वैसे भी ये कोविड-19 जो है इसके अंदर अब मुझे नहीं पता कि फ़र्दर कब तक हम क्लासेस से अवेयर रहेंगे। ऑफ़ कोर्स जो हम क्लास के अंदर बात करते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस में तो नहीं कर सकते, तो इसलिए अब मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास आई वांट टू स्टार्ट रियल एनालिसिस अगेन, और ये मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। ठीक है, तो आप जो है वो मुझसे इन टच रहें, यू कैन कॉल मी। और ये ना सिर्फ हमारी इवनिंग और मॉर्निंग क्लासेस के लिए है, बल्कि मेरा ख़्याल है कि ये जो लेक्चर्स हैं हमारी यूनिवर्सिटी के साथ जो अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनके जो असातिज़ा हैं और उनके स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होंगे इंशाल्लाह। और जो हमारी यूनिवर्सिटी के साथ जो प्राइवेट लोग जो हैं वो एसोसिएटेड हैं, जो यहाँ से एमएससी करना चाहते हैं, तो उनको भी ये लेक्चर्स जो हेल्प देंगे। तो मेरा इरादा जो है वो रियल एनालिसिस को कम्प्लीटली डिस्कस करना है और मैं कोशिश करूँगा कि ये जो कोविड-19 के दिनों में हम ये जो क्लासेस ले रहे हैं इसके साथ साथ ये जो आपको रिकॉर्डिंग भी देता रहूँ, और ताकि हमारा जो है वो रियल एनालिसिस का कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाए और आप एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है अच्छे तरीके से कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट। मैं बिल्कुल शुरू से बिल्कुल राइट फ्रॉम द एब इनिशियो, ख़ास तौर पे मैं हमारे जो इवनिंग क्लास के बच्चे हैं तो उनके लिए कह लें ये गिफ्ट है, क्योंकि उनकी क्लासेस जो है वो उनके साथ मैं बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं कर सका, और उन्हीं में से बेशुमार स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई हैं कि आप सर कोई हमारी हेल्प कीजिए। तो इस वजह से मैंने ये स्टार्ट कर रहा हूँ। आप मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा और इसको इम्प्रूव करने के लिए आपके जो सजेशंस हैं वो भी आप दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, रियल एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि हमें सेट्स के बारे में जो है थोड़ा सा हमारा जो स्कैटर्ड नॉलेज है उसको थोड़ा रिवाइज़ कर लेना चाहिए। ठीक है, तो सेट्स में क्या है, सबसे पहले तो सेट आपको पता क्या है। सेट हम कहते हैं कि a well defined collection of objects, right? क्या है जी सेट? A well defined collection of objects, right? वेल डिफाइंड, हम वेल डिफाइंड का लफ्ज़ इसलिए यूज़ करते हैं कि भी आप जो भी जिसका भी सेट बनाना चाहते हैं, जिस किस्म की कलेक्शन जो है वो आप लेना चाहते हैं, तो वो वेल डिफाइंड हो, यानी कि ये एक तरीका कार है जिसके लिहाज से आप सेट के एलिमेंट्स को लिखना चाहते हैं। ऐसे नहीं है कि आप हर एक को सेट में डाल दें, टेबल, कुर्सी, बकरी, डॉग, कैट और सीढ़ी, पंखा, एसी में इस तरह से हम मैथमेटिकली
सेट्स नहीं बनाते। गो के यूनिवर्सल सेट जो है उसको जब हम कहते हैं तो उसमें तो सब कुछ ही आ जाता है, लेकिन जो हम टिपिकल डेफिनेशन देते हैं वो यही है कि वेल डिफाइंड। आपको थोड़ा सा जो आप कलेक्शन लेना चाहते हैं आप उसको डिफ़ाइन कर दें, ठीक है। तो इसी वजह से सेट को लिखने के 3 अंदाज हैं। सेट को लिखने के 3 जो हैं पॉपुलर वेज हैं। और पहला कौन सा होता है जी कि डिस्क्रिप्टिव, और दूसरा कौन सा सेट बिल्डर, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म उसको बोलते हैं। और तीसरा जो हमारा वे है उसको क्या कहते हैं जी, टेबुलर फॉर्म। असल में टेबुलर नंबर 2 होनी चाहिए। चलिए टैब, नो प्रॉब्लम। डिस्क्रिप्टिव क्या है कि आप डिस्क्राइब कर देते हैं, जैसे सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है जी, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। तो इस तरह से जब आप बता देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं, तो ये जो अंदाज है इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। और दूसरे हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, इससे पहले टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या है कि आप सेट को लिख देते हैं और ब्रेसेस के अंदर एनक्लोज कर देते हैं, ठीक है। लाइक आप देखिए ना, ये आप मतलब मैं यहाँ पे कहूँ जी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो इसको मैं टेबुलर में भी लिख सकता हूँ कि 1 2 3 4 अप टू लास्ट वैल्यू 10। तो ये जो इस अंदाज से जो सेट लिखा जाता है इसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म, राइट। यानी कि आप सेट्स के एलिमेंट्स को लिखिए, बीच में कामास डालिए, ठीक है, और ब्रेसेस में एनक्लोज कर दें। तो इसको हम कहते हैं जी सेट टेबुलर फॉर्म। और सेट बिल्डर क्या है? सेट बिल्डर जो मैं आपको बता रहा था कि वेल डिफाइंड, हम एक डेफिनेशन दे देते हैं जिसके लिहाज से आप सेट लिखना चाह रहे हैं। वैसे यहाँ पे जो मैं सेट बिल्डर फॉर्म का यहाँ लिखना चाहूँ तो आप देखिए मैं लिख सकता हूँ जी x सच डेट x इज इक्वल टू -1 पावर n और n बिलोंग टू कैपिटल N। ये यानी कि इसमें मैंने कहा जी मैं जो मेरा फार्मूला ही होगा कि -1 की पावर n होगी और n नेचुरल नंबर, यानी कि आप नेचुरल नंबर्स में डालते जाइए और सेट्स के एलिमेंट्स निकालते रहिए, राइट। तो ये देखिए अगर आप n1 डालेंगे तो आंसर -1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सो ऑन। तो ये चलता जाएगा। यहाँ पे एक और बात आप नोट कीजिएगा कि वैसे ये कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट के सेट के अंदर रेपिटेशन भी हो गई तो नो प्रॉब्लम, आप सेट के अंदर रेपिटेशन हो जाती है, हो जाए। लेकिन जब इसके ऑर्डर की बात करेंगे, जब इसकी कोऑर्डिनैलिटी की बात करेंगे तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, कुछ लोग पहले ही लगा लेते हैं जी सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अगर पहले डिस्टिंक्ट रख लेंगे तो वो भी ठीक है, तब भी ऑर्डर वही रहेगा। लेकिन अगर बिल्डर फॉर्म से देखें तो बिल्डर फॉर्म हमें अलाउ करता है, क्योंकि आप नेचुरल नंबर कॉरेस्पॉन्डेंस को खोलते जाएंगे तो ये आता जाएगा। तो ये सेट है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको इस अंदाज से लिखने में। लेकिन इसमें यह है कि जब आप ऑर्डर की बात करेंगे, इस सेट की कोऑर्डिनैलिटी की बात करेंगे, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, तो तब हम ऑर्डर के लिए ये डेफिनेशन देते हैं कि नंबर ऑफ़ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो इस सेट की कोऑर्डिनैलिटी 2 ही है, 2 ही एलिमेंट हैं, वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। खैर ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो अब आइए जी सेट हमने अभी तक बात की कि वेल डिफाइंड क्या हो गया। वेल डिफाइंड ये देखें, हमने इसको वेल डिफाइन कर दिया कि जनाब एक तो -1 पावर n, यानी कि एक तरीकाकार बता दिया है।
कि आप जो है इस सेट को इस अंदाज से लिखेंगे। सो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। जो भी आप ऑब्जेक्ट जो है वो अंडर कंसिडरेशन है, आप जब उनको लिखना चाहते हैं एक सेट के अंदर, तो देयर शुड बी सम सर्टेन रूल दैट यू आर फॉलोइंग टू राइट दैट सेट। ठीक है, अब यही हम कहना चाहते हैं, सेट को आप किसी अंदाज से लिखिए। सो दीज आर द 3 ways टू राइट अ सेट। रिकॉल कीजिए कौन कौन से 3 रास्ते हैं। डिस्क्रिप्टिव, सेट को बोल के बता दीजिएगा, सेट ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। सेट बिल्डर फॉर्म जो है, इसमें सेट को इस अंदाज से आपको बताना होगा, आपको लिखना होगा कोई फार्मूला जिससे आप सेट बताते हैं। और तीसरा है टेबुलर फॉर्म, सेट के एलिमेंट सारे के सारे लिख दीजिएगा। अगर इन्फिनिट होगा तो हम इस तरह से कामा डाल के आगे छोड़ देंगे कि इस अंदाज से सेट चल रहा है। तो अगर आप, जैसे मेरा सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर था, तो मैं 10 तक इसको लिमिटाइज कर सकता था, नो प्रॉब्लम। आगे चलिए, सेट में फिर कुछ आते हैं लफ्ज़ जो हैं वो सबसेट। सबसेट को आप जानते हैं कि इस तरह से, मसलन एक सेट यूँ अगर लिख लेना, ए सबसेट ऑफ बी, ए जो सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ये है कि जो भी ए का एलिमेंट्स हैं वो बी में से ही आपने लिए हैं। तो ये वेरी ट्रिवियल, इसके ऊपर फर्दर क्या बात करनी। ठीक है, कि बी एक सेट लिखिए, फिर उसके अंदर में से कुछ एलिमेंट लीजिए वो ए का हो गया। अगर आप इसको इस तरह से दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा भी सकते हैं। तो ये जब भी आप सेट्स लिखते हैं, दिखाते हैं, तो इस तरह से इस डायग्राम में दिखाते हैं। इसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। क्या कहते हैं? वेन डायग्राम। ये आपका सेट हो गया जी बी, और इसका कुछ पोर्शन जो है वो ए है। ठीक है, अब आप देखिए ए जो है वो सबसेट है बी के अंदर ही है, राइट, बी में से आपने लिया है। तो चलिए, इसके बाद सेट्स में हमारा क्या क्या दिलचस्पी है, आप बताइए सेट के अंदर अब हमारी क्या दिलचस्पी हो सकती है। यानी कि अब हम चाहते हैं कि सेट्स के ऊपर जो है ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो आप जरा सोचिए सेट्स के बारे में, कौन कौन से ऑपरेशन हैं, राइट। इससे पहले आप बात कर सकते हैं कुछ पॉपुलर सेट्स की। ठीक है, कुछ पॉपुलर सेट्स हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, आप 1 2 3 एंड सो ऑन। ये 3 डॉट सिंबल है, इसका मतलब ये है कि हम इसी फैशन में चल रहे हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3, तो इसी फैशन में नेक्स्ट 4 होगा एंड सो ऑन। तो ये 3 डॉट, कुछ लोग वो धड़ाधड़ लगा देते हैं, तो आप उससे ज़रा प्लीज़ ऐसे ना कीजिए। तो ये 3 डॉट सिंबल है, इसको फॉलो कीजिए। फिर जनाब इसके बाद जो पॉपुलर सेट होता है वो सेट जी है, सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। तो इसमें आप कर लेते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, राइट। ये भी सो ऑन है, इसका मतलब सारे माइनस नेगेटिव इंटीजर्स में इंटीजर्स के साथ नेगेटिव लगाइए, वो भी आ जाएंगे। पॉजिटिव इंटीजर और 0 जो है वो भी इंटीजर है, तो ये आ जाएंगे। उसके बाद इंटीजर्स के ऊपर हम एक और सेट बनाते हैं जो बड़ा पॉपुलर है, सब लोग जानते हैं उसको, क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो ये क्या होता है, ये p बाई क्यू इस फॉर्म से है, और p और q जो है वो बिलोंग टू z है, और q जो है वो नॉन जीरो है, राइट। इस तरह से आप इसको लिख लेते हैं। तो ये जो है सेट ऑफ इंटीजर्स, हर इंटीजर जो है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, हर इंटीजर जो है एक रैशनल नंबर है, क्योंकि अगर नीचे 1 लगाते हैं तो ये फॉर्म बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि हर जो सेट ऑफ इंटीजर है ये उससे बड़ा सेट है, क्यू जो है वो बड़ा सेट है। और इसके बाद जो हमारा जो सेट है
वो आर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जाते, जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जाते उनको इरेशनल कहते हैं। जो इस तरह से नहीं लिख सकते हैं उसको नॉर्मली किताबों में क्यू डैश से डिनोट किया जाता है। तो अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि ये तो हमारा मेन कंसर्न है सेट ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर्स के ऊपर। हमने बहुत ज़्यादा बात करनी है और डिटेल से बात करेंगे, तो अभी मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा। बस आप ये देखिए कि जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। लाइक एक एग्जांपल दीजिए कि अगर आप 2 स्क्वायर रूट की बात करें, स्क्वायर 2, तो देखिए आप इसको लिख भी लें, नीचे 1 लिख लें, p बाई क्यू फॉर्म तो दे दी, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। ये 2 हमने कहा था p और q दोनों जो है वो z को बिलोंग करें, लेकिन आपने ये फॉर्म तो दे लिया p बाई क्यू की, लेकिन ये p जो है वो आपका z का एलिमेंट नहीं है, लिहाजा आप इसको रैशनल नंबर नहीं कह सकते। और फिर ये इंटीजर भी नहीं है। इंटीजर आपको सिखाया है कि यही है, इन्हीं में से बस आएंगे, तो ये उनमें से नहीं है। ऊपर स्क्वायर रूट फंक्शन लगा हुआ है, तो लिहाजा इसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। तो इस किस्म के बेशुमार इन्फिनिट इरेशनल नंबर, इन्फिनिट रैशनल नंबर्स। तो ये दोनों सेट्स इन्फिनिट है। बहरहाल इसका एक फ़ायदा हुआ इस डिस्कशन का कि एक और सेट के ऊपर पहुँच गए। ये सेट मोटे मोटे 2, ये 3 हो गया, और इसको अगर मैं 4 नंबर कह दूँ तो ये 5 नंबर आ गया। रियल को हम नॉर्मली यूँ लिख लेते हैं क्यू यूनियन की हमने बात तो नहीं की, तो चलो यूँ कर लेते हैं क्यू आर क्यू डैश, ऐसे आर भी लिखना चाहिए, 2 एलिमेंट्स, ठीक है। या तो क्यू के एलिमेंट्स होंगे या क्यू डैश के, ऐसे भी खैर मैथमेटिकली ज़रा सही नहीं है। आप बस इसको ऐसे ही याद रखिए। द सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या है? सेट ऑफ रियल्स। सेट ऑफ रियल्स क्या है? यानी कि इसमें रैशनल हो सकते हैं या इरेशनल नंबर। बाद में मैं यूनियन जब डिफाइन कर लेंगे, पिछली क्लासेस में अब यूनियन को थोड़ा सा तो जानते हैं। तो यूनियन का मतलब ये है कि हर रियल नंबर या वो रैशनल होगा या वो इरेशनल, इनसे बाहर नहीं हो सकता। क्योंकि नेचुरल नंबर जो है, हर नेचुरल नंबर इंटीजर है, हर इंटीजर जो है रैशनल नंबर है, और हर रैशनल जो है वो रियल नंबर है। तो आप यहाँ से इस तरह से अभी आप देख सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो क्या हो गया? बड़ा हो गया है जी। सेट ऑफ रियल नंबर सबसे बड़ा हो गया। फिर उसके अंदर आ गया आपका कौन सा आ गया जी? क्यू। चलिए हम क्यू की बात करते हैं। अभी हम ये वाला सीक्वेंस लेना चाहते हैं, इसको मैं पास करना चाहता हूँ, इसको भी पास करते हैं। पी लगा के मैंने इसको पास कर दिया क्यू डैश को। तो सेट ऑफ रियल नंबर, फिर रैशनल, फिर क्या आ जाएगा? फिर इंटीजर्स, और फिर क्या आ गया? नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल, राइट। और इससे भी आप एक बड़ा सेट बना सकते हैं, वो जो है सी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और इस तरह से डिवाइन डायग्राम के अंदर आप एक डायग्राम शुरू कर सकते हैं, इट्स नथिंग। और सी जो है नंबर 6 पे मैं ले आता हूँ। सी जो है इसको ख़ास अंदाज से बनाया जाता है। इसके इस तरह से फॉर्म ए प्लस ए उल्टा बी, और ए बी दोनों कहाँ से आएंगे? रियल से आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप याद रखिएगा कि एओटा जो है वो -1 स्क्वायर रूट, इट्स नथिंग। ये तो सारी बातें वो हैं जो आप जानते हैं, लेकिन जस्ट फॉर आपके दिल की तसल्ली के लिए थोड़ा सा मैंने रिवाइज कर दिया है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यू नो वेरी वेल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो लोग थोड़ा सा उनको कोई इनके बारे में है तो वो ज़रा दोबारा देख लें कि नेचुरल नंबर्स के बाद सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करते हैं, फिर हम सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की बात करते हैं, फिर इरेशनल की, फिर रियल, और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा है, राइट। इसका मतलब अगर इसको मैं स्टडी करना चाहूँ तो हर नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर है, और हर इंटीजर जो है वो रैशनल है। इसका मतलब हर नेचुरल भी रैशनल है।
और हर रैशनल जो है वो रियल है। इसका मतलब हर नेचुरल भी रियल है, हर इंटीजर भी रियल है, हर रैशनल भी रियल है, और हर रियल जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका मतलब है कि हर नेचुरल, रैशनल, इंटीजर, ये सारे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हैं, क्योंकि आयोटा ज़ीरो लगा दें अगर आप तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो इस एतबार से जब आप रियल एनालिसिस डिस्कस करेंगे तो हम उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को एक बड़ा सेट मानते हुए इन सेट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा एक्सपेडाइट करते हैं स्पीड को जी, क्योंकि हमें तो बहुत दूर जाना है, ये तो स्टार्टिंग है। आगे चलिए, ऑपरेशन ऑन सेट्स जी, थोड़ा सा रिकॉल कर लें इसको भी, कितने ऑपरेशन हम सेट्स के ऊपर करते हैं। तो जनाब हम सेट्स के ऊपर हमारे पास एग्जैक्टली 4 ऑपरेशन हैं। कौन कौन से हैं आपको आना चाहिए। वन इज़ यूनियन, सेकेंड इज़ intersection, and third is complementation, right? Complementation, और एक और रह गया, फोर्थ वन इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, याद रखिएगा, दीज आर द ओनली 4 ऑपरेशंस यू कैन परफॉर्म ऑन सेट्स। सिर्फ 4 ही ऑपरेशन हैं जिनको आप सेट्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। अब नया ऑपरेशन आप बना सकते हैं, लेकिन वो इन्हीं 4 की मदद से बनेगा। आप डिफरेंट तरीके से, जैसे वो सिमेट्रिक ट्राइंगल का ऑपरेशन डिफ़ाइन कर लेते हैं, मसलन कुछ लोग ये डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ए, तो ये डेल्टा बी जो है, मैं इसको बोले तो वो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो लुक एट, आप देखिए ये कॉम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है जी, ए माइनस बी, ए में से बी को निकाल दीजिएगा, ये बी माइनस ए है और ये यूनियन है। तो असल में यही 4 ऑपरेशन मिला के जो है वो आप नया ऑपरेशन हमने ये नया बनाया है आप, ठीक है, लेकिन वो इन्हीं की मदद से बना है, ये नया है नहीं आपके पास कोई। तो ये 4 ऑपरेशन है, इनमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बहरहाल फॉर सेक ऑफ योर कन्वीनियंस थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। यूनियन जो है, यूनियन क्या है, असल मुझे दोनों में इंटरेस्टेड हूँ, मैं नेगेशन में भी। यूनियन ये है कि अगर एक सेट ए है और एक बी है, तो ए यूनियन बी क्या होता है, यानी कि इसमें वो वाले एलिमेंट आएंगे x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी, और x बिलोंग टू बोथ भी है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। जब ए में आ जाएगा तो यूनियन में आ जाएगा, जब बी में आएगा तो यूनियन में आ जाएगा, लिहाजा वो दोनों का लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हो सकते हैं एलिमेंट जो ए में भी हो, जब आपने इतना ही कह दिया कि x बिलोंग टू ए है तो यूनियन में आ जाएगा, तो ये सफिशिएंट है इतना ही लिखना। इसका मतलब मैं ये कहूँ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इफ x बिलोंग टू ए यूनियन बी, तो मैं क्या लिखूंगा, देन x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी, एनफ, इट्स एनफ, वो बोथ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, अब आइए ज़रा इस पे गौर कीजिए कि अगर x ए में आ गया तब भी यूनियन में चला गया, और अगर x बी में आ गया तब भी यूनियन में गया। अब यूनियन में नहीं जाना चाहता, ठीक है, जब मैं कहूँ x यूनियन में नहीं है तो उसका मतलब ए में भी नहीं हो सकता और बी में भी नहीं हो सकता। अब ये और सेंस जो है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, तो आप कहेंगे देन क्या कहेंगे, x डज नॉट बिलोंग टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी। तो यहाँ से यूनियन सेंस में नेगेशन को देखना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। तो जब आप यूनियन में लिखते हैं इस तरह से एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी, ऑफ कोर्स या एक्स ए में आ रहा है या एक्स बी में है, लेकिन अगर एक्स जो है वो ए यूनियन में बी में नहीं है तो इसका मतलब एक्स ए में भी नहीं है और एक्स बी में भी नहीं है। ओके, अब आइए जी आगे, नेक्स्ट है जी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है, ऐसे चलते हैं, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा जी, एक्स जो कि एक्स बिलोंग टू ए भी होगा एंड एक्स बिलोंग टू बी भी होगा, ठीक है। नॉर्मली हम ये वाला लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं एंड के लिए, सेट्स लिखते वक्त सिंबॉलिक अगर लिखेंगे एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी तो ये भी सही है। यानी कि हम क्या करें, इफ एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, देन एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, एक्स दोनों को बिलोंग करेगा। और दोबारा याद रखिएगा, इफ एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी जी, यानी कि दोनों में अगर है तो इंटरसेक्शन में आएगा। इसका मतलब किसी एक में भी नहीं है, किसी एक में भी नहीं है तो इंटरसेक्शन में नहीं आ सकता। लिहाजा आप ये जो है आप ये कह सकते हैं कि देन एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए आर, क्योंकि आर सेंस में मैंने कहा कि दोनों का होना जरूरी नहीं है। ये ए की बात इतना ही अगर कह देते हैं ना कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए तो फिर इंटरसेक्शन में नहीं है, बात हमारी खत्म हुई। तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, राइट। ए में नहीं है तभी इंटरसेक्शन में नहीं होगा, बी में नहीं है तभी इंटरसेक्शन में। अब ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि नीदर इन ए नॉर इन बी, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपने छोटा काम करना है, ठीक है। चीज़ को ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करना, बहुत बड़ा पेश करने की ज़रूरत नहीं है, आप चीज़ों को छोटा करना है, मैथमेटिक्स उसका देना है। तो ये लीस्ट कंडीशन ये काफ़ी है। ओके, थर्ड ऑपरेशन इज, चलिए आगे, थर्ड ऑपरेशन क्या है, थर्ड है जी कॉम्प्लीमेंटेशन। कॉम्प्लीमेंटेशन, अब आप मुझे बताइए कॉम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो a माइनस बी जो है, अगर मैं इसको लिखते ऐसे भी लिख लेते हैं a माइनस बी, और ऐसे भी लिख लेते हैं a माइनस बी, थोड़ा टेढ़ा, ये है जी, यानी कि a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, ठीक है। x साइडेड x बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। अब देख लें a माइनस बी, यानी कि a में से b के निकाल दें, राइट। x बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, दोनों बातें हैं, यहाँ आर सेंस नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, एंड सेंस है। x बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, ये है जी कॉम्प्लीमेंटेशन। अगर आप देखिए, अगर b को बिलोंग नहीं कर, चलिए हम a कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन करते हैं। अगर आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट S है, कोई यूनिवर्सल सेट S है, तो फिर जो a कॉम्प्लीमेंट इसके लिहाज से, a जो है वो सबसेट है, a कोई सबसेट है किसी यूनिवर्सल सेट S का, या कोई भी बड़ा सेट है, यूनिवर्सल लाइन भी कहते हैं आप, कोई बड़ा सेट है उसका, a उसका सबसेट है। तो इस S के लिहाज से जो a का कॉम्प्लीमेंट होगा, a के ऊपर हम छोटा सा c डाल देते हैं, a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जी, अपने डेफिनेशन के मुताबिक कि x बिलोंग टू S सच दैट, हाँ जी, a कॉम्प्लीमेंट, यानी कि S के वो एलिमेंट जो a के में नहीं हैं, ठीक है। a कॉम्प्लीमेंट देखिए, साइड दैट x डज नॉट बिलोंग टू a, जो a में नहीं।
राइट। तो अगर आप देखें इसको थोड़ा सा यहाँ देख लें कि ये आपका जनाब क्या है, ये कोई है, इसमें चले मैं ये हम बना लेते हैं एस, ये बना लेते हैं, चले यूनिवर्सल सेट यू से कह लें इसको, और ये एस कह लें, ये एस है और ये इसका ए है, ये पूरा एस है, ये पूरा एस है और ये उसका सबसेट ए है। तो ए को कॉम्प्लीमेंट दोज एलिमेंट्स ऑफ एस विच आर नॉट इन ए, तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन क्या होगा जी, ए कॉम्प्लीमेंट होगा। अब देखिए ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर दें तो आपको एस मिल जाएगा वापस, और इनकी इंटरसेक्शन देखें कुछ भी नहीं है दोनों के दरमियान, राइट। तो यहाँ से आपको कॉम्प्लीमेंट का पता चल गया। इसका मतलब ये भी आप कह सकते हैं ए माइनस बी दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, यानी कि बी के जो बी में नहीं है वो बी के कॉम्प्लीमेंट में होंगे। तो इसी को आप दोबारा लिख सकते हैं, इसको दोबारा अगर देखें तो ए माइनस बी को आप कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी को आप लिख सकते हैं ए दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, ठीक है, और इंटरसेक्शन क्योंकि एंड ये देखिए ये क्या है, एंड नॉट इन बी मीन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एक छोटा सा रूल भी बन गया कि अगर आप ये माइनस को ख़त्म करेंगे तो माइनस जो है वो इंटरसेक्शन से रिप्लेस होगी और ये बी कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस हो जाएगा। तो हमने इसको, इस लॉ को हम अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा मैं एलाबोरेट करता हूँ। दोबारा आइए जी, इन्हीं को हम डायग्राम से अगर देखें थोड़ा सा, तो डायग्राम से क्या बनेगा जी, ये देखिए एक डायग्राम यूनियन की बना लेते हैं, एक डायग्राम हम इंटरसेक्शन की बना लेते हैं और एक डायग्राम हम कॉम्प्लीमेंटेशन की बना लेते हैं। ये देखिए ये ए है और ये, चलिए मैं ओवरलैपिंग नहीं भी ओवरलैपिंग तो तब भी, अब ये ए है ये बी है, तो ये सारा यूनियन में आ जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग इज इन यूनियन, ये सारे का सारा जितना जो डॉटेड है जो मैंने कर दिया लाइंस वाले सारा यूनियन बी है। और इधर सिर्फ ये है जी इंटरसेक्शन, ये है ए इंटरसेक्शन बी, ये ए है ये बी है और ये सारे के सारे क्या है, दिस इज ए यूनियन बी। और तीसरा हमने कहा था जी आप ये देखिए, तो ये ठीक है जी, ये आपका हो गया ये अगर आपका बी है, ठीक है, तो those elements of B which are not in A, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ये अगर आपका A है जो इसका सबसेट है तो दिस पोर्शन इज B माइनस A होगा, कि इसके अंदर B के वो एलिमेंट्स जो A में नहीं है। अगर ये डायग्राम थोड़ी मुश्किल लग रही है तो हम एक और बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप ऐसे कर लें, चलें आप एक बना लें ए और ये बना लेते हैं बी, ठीक है जी। अब ये जो पोर्शन है इतना सा, ये देखिए ये वाला, लुक एट दिस, ये ए है ये बी है, तो ये जो मैं लाइंस लगाई हैं ये वाला पोर्शन क्या है जी, ये ए का है लेकिन बी में नहीं है, तो इसको आप कह सकते हैं ए माइनस बी, या हम यूँ भी कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आप देखिए बी के अलावा ये बी है, इट्स बी, बी के अलावा रेस्ट ऑफ द ऑल एरिया जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट है। तो इतना सा जो है जो मैंने शो कराया ये बी कॉम्प्लीमेंट का भी हिस्सा है और इस ए का भी है, तो ऑफ कोर्स ये
ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एक अंडरस्टैंडिंग ये भी बना सकते हैं, ठीक है ना जी। इस तरह से एक और आप डायग्राम देखिए, ये हम एक और बना लेते हैं। ये ए है, अब ये ए है, ये बी है। व्हाट अबाउट दिस पोर्शन, लुक एट दिस, इसको जरा क्लोजली लिखें तो ये क्या है, ये बी का पोर्शन है, ये बी माइनस ए है, यानी कि दोज एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट इन ए, विच आर नॉट इन ए, तो इसको आप क्या कहेंगे, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। यानी कि आप देखिए ये ए है, ए के अलावा बाकी सारे का सारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए के अलावा, इसका मतलब ए के अलावा, इस पोर्शन के अलावा, इसके अलावा बाकी सारे का सारा ए कॉम्प्लीमेंट। आप ज़रा देखिए ये जो लाइंस वाला है, ये जो लाइंस वाला है, क्या ये बी का पार्ट है? यस, ये बी का पार्ट है। तो क्या ये ए कॉम्प्लीमेंट का भी पार्ट है? आप देखिए इसके अलावा बाकी सारा ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है। तो इसका मतलब ये जो है, ये जो मैंने लाइन लगा दी है, ये ए कॉम्प्लीमेंट का भी पार्ट है और बी का भी। दैट्स व्हाई दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, यूँ भी सही है। तो हमारी जो थ्योरेटिकल आइडिया है वो भी सही है कि ए माइनस बी, दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। तो ये हमारी होगी थी कॉम्प्लीमेंटेशन। लास्ट जो है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही स्टार्ट होगा, वहाँ से हम बात करेंगे कि रिलेशन क्या चीज़ है, फिर रिलेशंस की टाइप्स को देखेंगे और फिर रिलेशन से फंक्शन में आएंगे। तो लास्ट हम देख लेते हैं। लास्ट ऑपरेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो है ए क्रॉस बी, यू नो, ए क्रॉस बी। तो ये इस किस्म के एलिमेंट्स आ जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, और ए बिलोंग टू ए होगा और बी बिलोंग टू बी होगा। ये ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर इस किस्म के जो है वो ये भी ऑपरेशन है। तो इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट बिटवीन सेट्स, और इस प्रोडक्ट का ख़ास नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। अब देखिए अगर ए आप ले लेते हैं 1 2 और बी आप ले लेते हैं ए बी, तो पहले तो बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि ऑल पॉसिबल आने हैं, 2 इसमें एलिमेंट्स हैं, 2 इसमें, तो 2 और 2 4 एलिमेंट्स बनेंगे। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी जो है लिखना बहुत आसान है। तो क्या होगा 1A, पहले इसका 1 कैच करें सबके साथ मिला, 1A 1B, फिर इसका 2 पकड़ें, 2A 2B, ओके। यही जनाब पॉसिबल 4 पेयर्स हैं, और यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। ये ज़्यादा सेट्स का भी हो सकता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अगर 3 का करेंगे तो फिर ऑफ कोर्स ए बी सी ट्रिपलेट इस तरह से आ जाएंगे, हैं जी। और ए बिलोंग टू ए होगा और बी बिलोंग टू बी होगा और सी बिलोंग टू सी होगा, ये। और फिर इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? लेट्स से ए के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर जो है वो 3 एलिमेंट्स हैं और सी के अंदर जो है वो 4 एलिमेंट्स हैं। तो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे क्रॉस बी के अंदर? 2 × 3 × 4 24 एलिमेंट्स। इसका मतलब इसका अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी के ऑर्डर की बात करेंगे तो बेसिकली ये ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी इंटू ऑर्डर ऑफ सी होगा। यानी कि व्हाट वाज ऑर्डर ऑफ ए? वो 2 था, इंटू 3 इंटू 4, तो ये 24। हियर इन दिस एग्जांपल अगर ए के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, सी के अंदर 4, तो ये जनाब हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने का अंदाज ये हमें पता चल गया, उसके अंदर एलिमेंट्स किस किस्म के होते हैं, और ये ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। बाज़ का आप लिख देते हैं ए टी, तो ए टी चले कहीं ट्रांसपोज में ना चले जाए, यहाँ ए एन लिख लेते हैं। ए एन का मतलब है कि ए को एन टाइम क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने दिया हुआ है,
तो आप इसको शॉर्टली यूँ लिख सकते हैं। यहाँ चले अगर तो मैं बताता हूँ आपको ए क्रॉस सो वन क्रॉस ए ऑफ कोर्स। तो आपने अगर ए एन नहीं देखा तो आपने आर एन तो देखा ही होगा। आर एन यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स का ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है एन टाइम आर क्रॉस आर। इसका मतलब है कि इसका जो एक एलिमेंट है वो एन टपल होगा। थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि हमें आस्ता आस्ता तो आगे मूव करना है। अब देखिए ये R2 प्लेन, पहली तो R रियल लाइन होगी, R का तो पता ही है सबको, रियल लाइन होगी, वो हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन R2 यहीं से आप बनाएंगे। R2 क्या होगा, यानी कि इसके अंदर एक्स वाई एलिमेंट होंगे और एक्स भी R का एलिमेंट है और वाई भी R का एलिमेंट है। तो इस तरह से अगर R3 बनाना होगा तो एक्स वाई जी इस किस्म के एलिमेंट्स होंगे और एक्स वाई जी जो है बेसिकली है रियल नंबर्स, राइट। तो इस तरह से आप बनाते जाएंगे। आर एन की बात करेंगे तो आर एन के अंदर किस किस्म के एलिमेंट होंगे, x1 x2 xn, यानी कि एक एलिमेंट जो है इसको कुछ लोग जो है थोड़ा बोल्ड करके लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बोल्ड फेस कर दिया और ये जो एक्स आई हैं ये सारे के सारे रियल नंबर हैं, 1 लेस इक्वल टू n, राइट जी। ये देखिए यहाँ से हम आर एन की बात कर ली। तो इसका मतलब ये आर एन जो है ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकला है, सेट्स के ऑपरेशन से निकला है। प्लेन जो है वो भी सेट्स के ऑपरेशन के तौर पे सामने आया है। प्लेन जो है आप देखिए जो नंबर्स से आपने लाइन बनाई है और दो लाइन से आप प्लेन और फिर प्लेन्स से आप स्पेस एंड सो फोर्थ चलता जाता है, राइट। और यहाँ पे आर एन बना देते हैं। ले जी आज हमारा लेक्चर यहीं पे हम इसको ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट लेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट से, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट है उसको हम क्या कहते हैं, राइट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।